अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी निरम हॉस्पिटल इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, ये एक ऐसा इदारा, एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं। वो बच्चे जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, या फिर नेचुरली तौर पर उनके पैर, उनके हाथ टेढ़े हैं, या फिर उनका कोई प्रॉब्लम है, कोई टांग कट गई, ऐसे ही लोग यहाँ पे आते हैं। और हमने आज इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम करना है कि बहुत सारे लोगों को इस हॉस्पिटल का पता ही नहीं चल पाता, इसलिए सिर्फ 10% लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। हम समझते हैं कि 80 और 90% बच्चों को, लोगों को इसका इल्म नहीं है, और वो बच्चे, वो बदनसीब बच्चे घरों में बंद पड़े हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ सकते। इसी हवाले से आज हम आपको हॉस्पिटल के अंदर लेके चलेंगे, मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स से बात कराएंगे, आपको मुख्तलिफ़ शोबे दिखाएंगे कि किस तरीके से इन बच्चों का, इन लोगों का जो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम का शिकार हैं, उनका कैसे इलाज किया जा सके। नाजरीन, मेरे साथ है कासम के साथ है दानियाल। ये दोनों यहाँ पे आए हॉस्पिटल निरम में। इनके साथ इनकी वालदा है। ये बच्चे बोलते नहीं हैं, इन्हीं बच्चों के लिए हमने प्रोग्राम करना है। ये दानियाल कितनी उम्र का था, क्या आपको पता चला? 5 साल का था तो इसे झटके शुरू हुए, इस वजह से इसका ज़हन जो है छोटा हो गया है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां, 1 बेटा। एक इससे बड़ी है। वो भी इसी तरह? नहीं, ठीक है वो दोनों माशाल्लाह। 7वीं क्लास में पढ़ती है मेरी बेटी, जो दूसरी है वो 4थी क्लास में पढ़ती है। ये नहीं पढ़ता है। तो अब ये कितनी उम्र का हो गया? ये 12 साल का हुआ है 7वें महीने की 9 डेट को। ये कहाँ से लाते हैं आप इसको इधर? मंदरा से लाते हैं। तो इस हॉस्पिटल में आने से दानियाल की सेहत पे कुछ फ़र्क पड़ा? झटके रुके हैं। नाजरीन, ये अहमद है मेरे साथ, और अहमद के साथ इसका भाई भी है, इसकी ये एक छोटी बहन भी है, ये भी इधर खड़े। इन बच्चों की फीलिंग को ये बच्चे समझ सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चे हैं। तो जब ये बोलता है अपने बारे में, अपना नाम बताओ, किधर आए थे? कितने अरसे से इसको ये 10 साल से ये पैदाइशी है। तो कितने अरसे बाद लाते हैं हॉस्पिटल? हम तकरीबन 2 माह बाद लाते हैं, कभी 3 माह बाद। कितने बच्चे हैं आपके? ये 3 है मेरे बच्चे। ये स्पेशल? ये स्पेशल है। क्या नाम है आपका? समीउल्लाह। अच्छा, तो आपका क्या मसला है? ये हाथ का है? नहीं, पाँव का। पाँव का? पूरी साइड का। पूरी साइड है। मुझे मैम ये बताएं कि इसका क्या नाम है? समीउल्लाह। समीउल्लाह को जब आप लाते हैं कितना फ़र्क पड़ता है? इसको 3 माह की मेडिसिन उन्होंने दी है ना। 3 माह के बाद उन्होंने दोबारा बुलाया कि इसको हम ऑपरेशन के काबिल बनाएंगे, क्योंकि ये वीक बहुत ज़्यादा है ना। तो वो ताकत के सिरप दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, बहुत अच्छा, यानी अच्छे तरीके से देख रहे हैं। आप समझते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है स्पेशल पर्सन के लिए बहुत अच्छा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम तो इतनी जगहों से, मैंने 5-5, 10-10 हज़ार रुपया फ़ीस देने के बाद फिर मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। ये कहाँ से आप अब इस बच्चे को लाए हैं? हम राजा बाज़ार से। पिंडी से? जी, पिंडी से लेके यहाँ आई हूँ। एक माँ की तो ख्वाहिश होती है कि नॉर्मल बच्चा हो, नॉर्मल बच्चों की तरह हो। तो जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तो कई बच्चे इससे भी ज़्यादा बीमार होते हैं। वो तभी मैंने मुझसे इससे छोटा मेरा 4-5 साल का बेटा है, वो तो बिल्कुल चारपाई पे है, वो तो उठ ही नहीं सकता है। ये तो कहने की बात है कि मैं हौसला करती हूँ। ये तो आपको देख के मुझे लगता होगा कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मैं ये नहीं, आपको नहीं समझ आ सकती है ना मेरी। मैं सुबह 8 बजे अपने घर से निकली थी, अपने बच्चों को नाश्ता करवा के। 2 बच्चे घर हैं, 2 मेरे साथ हैं। ये तो कहने की बात है ना कि मुझ में सब्र बहुत है, सब्र नहीं है। मैम, हुकूमत कोशिश करती है कि ऐसे बच्चों के लिए इदारे, जिस तरह ये निरम का इदारा है, क्या कहेंगी कि मज़ीद क्या सहूलतें दे ताकि ऐसे बच्चों का इलाज हो सके? इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सहूलतें हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है। बस हम वालिदैन की ज़रा सी मेहनत खुद भी होनी चाहिए ना। देखिए, जैसे वो कहते हैं, जैसे वो मेडिसिन देते हैं, जैसे वो हमें बुलाते हैं, हमें उनके कहने से चलना चाहिए ना, डॉक्टरों के कहने से। क्या नाम है इस बच्चे का? मोहम्मद रमज़ान। ये कितने अरसे से, शुरू से पैदाइश? पैदाइश से नहीं चल रहे, चल फिर नहीं रहे। इस इलाज से फ़र्क पड़ा? जी, अभी चेक करवाया अस्पताल से, तो उन्होंने मेडिसिन कोई दी है, तो कुछ वर्जिश बताई है।
पहले तो कमज़ोरी बता रहे थे ना वो डॉक्टर, तो अब इन्होंने बताया वर्जिश का मसला है, थोड़ा दिमाग का भी इस पर। इसके हाथों का मसला है या अभी इसके पैर और टांगों का मसला है। ये दिखाओ ना जरा। टांगें आकड़ चुकी हैं, वो डॉक्टर बोल रहे हैं। ये टांगें भाई ये सीधी कार के वर्जिश करनी है, इस तरह करना है। नाज़रीन, यही बताना है कि जब इस तरह का बच्चा हो, माँ को इब्तदाई दिनों में पता चल जाता है कि ये बच्चा कमज़ोर है, चल नहीं सकता, या इसकी तो बर वक्त लाएंगे तो ट्रीटमेंट में आसानी होगी। क्या नाम है इसका? रिशवा। इसके बारे में बताओ, ये कितनी उम्र की है और इसका इलाज कब से शुरू किया है? आज पहली दफ़ा लेके आई हूँ। तो ये कितने साल की है? ये 2 साल की है। तो पहले क्यों नहीं लाए? पहले असल में मुझे किसी ने बताया ही नहीं इधर आने का। 2 साल की ये बच्ची है, इसको पहले हॉस्पिटल में इसलिए नहीं लाए कि कुछ मालूम ही नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि ऐसे बच्चों को आपने जल्द अज जल्द हॉस्पिटल में लाना है ताकि इनका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। ये कहाँ से लाएं? ये हम हैं कश्मीर के रहने वाले, रहते इधर चक्री रोड पर अलारम सिटी। जे पैदाइश के पाँव मुड़े हुए थे तो हम इधर आए थे, उन्होंने पहला प्लास्टर किया हुआ था, फिर लॉकडाउन की वजह से रह गया है, फिर दोबारा जब आए तो उन्होंने हमें वापस भेज दिया है कि अब बच्चे के आप इलाज से ज़्यादा इसकी ज़िंदगी ज़रूरी है, आप इसको वापस ले जाएं। तो कहाँ से लाएं? यहाँ पर रावलपिंडी सदकाबाद से आए। नाजरीन, ये शायान है। शायान के ये जो पाँव हैं ये टेढ़े। अब ये जो इसकी ये 6 माह की एज है, तो जब इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर ये लेट हो गया, जिस तरह कई लोग 4-5 साल की उम्र में लाते हैं, तो उस वक्त ये पाँव सख्त हो जाते हैं। पाँव जो है वो टेढ़ा है थोड़ा सा, तो अभी इसका चेकअप कराने के लिए आए हैं। तो कोरोना के बाद अभी हॉस्पिटल मतलब सही तरह से खुले हैं, तो इसके लिए आए हैं कि यहाँ पे इसका जो है चेकअप वगैरह हम लोग करवाएं। कोई रटा आज़ाद कश्मीर से आई हूँ। उम्र है जब 9 साल। तो पहले इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे? पहले मैंने लाहौर से करवाया था, कोई थोड़ा सा फाका हुआ था, तो फिर मैं इतनी गरीब थी तो जा नहीं सकी। टाइम से पहले इसकी डिलीवरी हुई है, तो बहुत ज़्यादा ना मतलब इसने लेट अपनी गर्दन संभालना शुरू किया। उसके बाद मतलब आप 1 साल की हो गई ने, ये बैठी नहीं है, तो इसने बैठना नहीं शुरू किया था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लेके आई हूँ चेक करवाने के लिए। क्या नाम है इसका? कब से है? सुफियान नाम है इसका। ये पहले सही था, 3 माह के बाद इसको ये मसला हुआ है। 8 माह के। इसका नाम मोहम्मद सालार है, और ये भी बैठता नहीं है और गर्दन अपने होल्ड पे नहीं करता, गर्दन होल्ड में नहीं है इसका। हम लोग तलागंग से आए हैं। सलार तलागंग के गांव एक अकवाल गांव साथ मलकवाल, वहाँ से ये सालार आया। अब ये सालार की जो उम्र है, उस उम्र में बच्चा अपने सर को खुद संभालता है, बैठता है, माँ से इशारों में बात कर सकता है, लेकिन सालार परेशानी में है क्योंकि ये अपने सर को नहीं संभाल सकता। डॉक्टर साहब, ये दिन में कितने पेशेंट इस तरह के आपके पास आ जाते हैं जिनको आप चेक कर लें? अब डेली की हमारी ओपीडी आप देख सकते हैं 60+ है। इसमें ज़्यादातर ये हैंडीकैप सीपी चाइल्ड होते हैं, कुछ मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे भी आते हैं, कुछ और डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, ज़्यादातर सेरिब्रल पाल्सी होती है। हमने डॉक्टर साहब ये देखा, ज़्यादातर बच्चे जो देर से लाए जाते हैं, बर वक्त नहीं आते हॉस्पिटलों में, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस का क्या कहें कि लोग इन ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं इनको ट्रीटमेंट मानते नहीं हैं। जैसे फिजियोथेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, उनका ये ख्याल होता है कि महंगी से महंगी दवाई हमें लिख दी जाए, कोई तेल वगैरह दे दें, हम मालिश कर लें। ये सब जगह बताया जा रहा है, ये सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में नहीं, फिजियोथेरेपी स्पीच थेरेपी हमारे हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, बताई भी जाती है। लोग करवाते नहीं हैं इसको इलाज नहीं मानते। इस पे आप अपने अगर टीवी पे प्रोग्राम्स करें कि लोगों को बताएं कि हर चीज़ का इलाज दवाई में नहीं है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हज़रतुल्लाह औरकज़ई साहब, सीनियर डॉक्टर हैं इस हॉस्पिटल के, और ख़ास तौर पे जो बच्चे ज़्यादा लाए जाते हैं उसी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, एक बच्चा जिसका कोई प्रॉब्लम हो जाता है, माँ देर से समझ पाती है या कोई अवेयरनेस नहीं होती, देर से बच्चा आता है यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट में मुश्किल होती है? अनफॉर्चुनेटली हमारे सेटअप में जो मैटरनिटी की सर्विसेज हैं उनके प्रॉब्लम्स की वजह से हमें भी हम भी मुतासर होते हैं।
مثلاً ایک بچہ جو پیدا ہونے کے وقت جس کو کوئی مشکلات ہوتی ہیں، گھروں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، دور دراز علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں، LHV کے پاس پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک پراپر کنسلٹیشن ان کے پراپر سیٹ اپ میں نہیں ہوتے. بڑے بڑے ٹرشری ہاسپٹل ہیں جہاں پہ گائنی کی سروسز ہیں، ان کی وجہ سے ان کی مشکلات وہاں سے شروع ہوتی ہیں. اس سے پہلے جب بچے کی یہ جو حمل ہوتا ہے ہماری ماں بہنوں کو، اس وقت بھی ان کی ریگولر چیک اپ نہیں ہوتی. جو ہماری ٹیبوز ہیں، جو ہماری وہ ہیں، اس میں سے مشکلات ہوتی ہیں. ایون خون کی کمی کی وجہ سے ہماری ماں بہنیں بڑھتی ہیں. انفارچونیٹلی پوری دنیا میں ایک آدھ ملک کو چھوڑ کے سب سے زیادہ نیونیٹل مورٹیلٹی ہمارے یہاں ہے. سب سے زیادہ جو ڈیتھ ایٹ ڈیلیوری ہے لیڈیز کی ہمارے ہاں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بچہ ابھی تک وہ دنیا میں نہیں آتا، 9 ماہ ماں کے شکم میں رہتا ہے، یہ ہم اگر اس کو ٹریٹمنٹ کرائیں تو پہلے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بچہ اسپیشل ہے؟ جی، اس کی جو اب نارملٹیز ہیں، جو پیتھالوجیز ہیں، ان کے لیے گائنی والی ہماری جو ڈاکٹرز ہیں ایک انوملی اسکین کرتی ہیں. اس انوملی اسکین میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سے بچے کو کیا پرابلم ہے. اگر وہ الٹرا ساؤنڈ پراپر ایکسپرٹ کرے اور اس کے بعد وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس ان کو لے جائے تو وہ ساری چیزیں وہاں سے کور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو گائنیکالوجسٹ ہوتے ہیں، آبسٹیٹریشین، وہ ان کو بتاتی ہیں کہ آپ اس کی ڈیلیوری کس موڈ سے کرائیں گے، سیزیرین کرائیں گے یا ان کو نارمل کروائیں گے. ان کے بعد جب وہ اس میں تو وہ اکارڈنگلی پھر نیونیٹالوجسٹ کے پاس بیبی شفٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ ان کو سروسز دیتے ہیں. بعض ڈیزیز ایٹ دا ڈے آف ڈیلیوری ہم سٹارٹ کرتے ہیں، بعض اس کی مینجمنٹ، بعض میں ہم لوگ ان کو بعض میں یہ ٹائم ہوتا ہے اس کو 2 to 3 ایئرس میں کرتے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا زیادہ تر یہ اس طرح کے بچے ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، غربت کے علاقے ہیں، غریب گھرانے ہیں. تو یہ اس طرح کے ہاسپٹل یہ صوبائی سطح پہ ہونے چاہیے، ڈسٹرکٹ سطح پہ ہے ایسا؟ ہمارا یہ جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں یہاں پہ جتنی بھی اسپیشلسٹ ہیں، پمز ہے، پولی کلینک ہے، یہاں پہ سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ اور اسپیشلائز ڈاکٹرز ہیں. مسئلہ ہماری خواندگی کا ہے. جسٹ آپ اس کو اگر یہ دکھا سکیں، ہمارے ٹیبل پہ ہم فری آف کاسٹ ہی پیشنٹس کو دیتے ہیں. جتنی بھی چائلڈ بیئرنگ ایج گروپس کے مرد اور عورت ہیں سارے لوگ آئیں. ناظرین، یہ مریم ہے، 12 سالہ مریم، اسی تکلیف اور اذیت میں ہوتی ہے ہر وقت. ماں باپ کی زندگی اسی سے وابستہ ہے. 3 لوگ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں. یہ ریٹ سنڈروم ہے، اس کو بیماری ہے ریٹ سنڈروم کی. یہ ہائپر بہت زیادہ ہے، تو یہ چل پھر نہیں سکتی، یہ معذور ہے. ناظرین، اس شعبے میں ہم آئے جب اسپیشل پرسن آتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑے بچے ہوتے ہیں، سب کے لیے زیادہ تر مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ ٹیڑھا ہے، پاؤں میں پرابلم ہے، تو یہاں پہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں تیار بھی ہوتی ہیں اور وہ نگرانی کرتی ہیں ڈاکٹر نایاب. ڈاکٹر نایاب، آپ کی یہ جو پوری ایک لیبارٹری ہے، پوری اس میں آپ چیزیں تیار کرتے ہیں، اس کو کیا نام آپ دیتے ہیں اور کس طرح کے پیشنٹ زیادہ تر آپ کے پاس آتے ہیں؟ ہماری جو یہ جگہ ہے، جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ہم پروستھیٹکس اینڈ آرتھوٹکس ورکشاپ کہتے ہیں. اور اس کے اندر ہمارے پاس زیادہ تر معذور بچے جو آتے ہیں، جو فزیکلی معذور ہوتے ہیں، ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ اس کے اندر ہمارے پاس ایک تو جن کے ہاتھ پاؤں یا اسپائن یا ٹانگوں بازوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، ان کو ہم آرتھوٹکس کے شعبے میں ڈیل کرتے ہیں. جبکہ جن کی ٹانگیں مسنگ ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی روڈ ایکسیڈنٹ سے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے کٹ جاتی ہیں، ان کو ہم آرٹیفیشل مصنوعی اعضاء لگاتے ہیں. وہ ہم یہاں پہ تیار کرتے ہیں اور لگاتے ہیں. دونوں چیزیں جو دونوں ڈومینز ہیں ان کو ہم یہیں پہ تیار کرتے ہیں اور یہیں پہ ہم مریض کو فٹ بھی کراتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ہر عمر کے مریض یہاں پہ انٹرٹین ہوتے ہیں، بچوں سے لے کے ایجڈ پیشنٹس تک. اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ اچھی سے اچھی چیز لگاتے ہیں. ٹیکنالوجی ہماری جو ہے وہ ماڈیولر ٹیکنالوجی کہلاتی ہے، جو ہم پروستھیسز میں دیتے ہیں. باقی آرتھوسس جو ہیں جس کے اندر ہم ڈیفارم لمبس کو ٹریٹ کرتے ہیں، وہ ہماری پرولی پروپائلین شیٹ ٹیکنالوجی ہے، جس کے ذریعے ہم مصنوعی اعضاء کے سانچے تیار کرتے ہیں. مطلب مصنوعی اعضاء یا ٹیڑھے اعضاء جو ہوتے ہیں ان کے سانچے تیار کیے جاتے ہیں، جن میں مختلف اقسام ہیں، ایف اوز، اے ایف اوز. وہ ڈپینڈ کرتا ہے جس بھی جگہ کی
टेढ़ापन है। देखिए अब देखिए इसका ये शूज़ यहीं पे तैयार हुआ निरम में, इसका अब ये प्रॉपर तरीके से इससे चल पा रहा था, पहले ये घर पे बैठा हुआ और ये चल नहीं सकता था, ये अच्छा बना है, खुश है ये बच्चा। मैंने जब इसको देखा, जब इसको पहनाया गया, जब इसको चलाया गया, तो इसकी खुशी जो है इसके चेहरे से स्माइल की शक्ल में हमारे सामने थी। यही इस हॉस्पिटल का काम है, यही यहाँ के लोगों का काम है। अब ये चल नहीं सकते क्योंकि ये इन्होंने अलग की है, इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट होने वाला है। इसको अगर कोई इस तरह की जो टांग यहाँ से लगाई जाती है अगर प्रॉब्लम हो तो फिर यहीं पे ठीक भी हो जाता है। जी हाँ। यहाँ पे आके आपको कैसा लगा इस इदारे से? बहुत जी हाँ, बहुत आसानी हुई है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। पहले मैं एक हाथ यूज़ करके चलता था ना, हाथ टांग पर हाथ रख कर, तो अब जो है ना वो मेरा हाथ भी फ्री हो गया है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है ये चीज़। आपका हुआ कैसे था, डिसेबिलिटी हुई सर कैसे? ये शायद पोलियो के कतरे वगैरह या कोई डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, अम्मी वाले तो यही कहते हैं। ये 1993-4 की बात है। डॉक्टर सुंदर किस तरह आप ये स्पीच थेरेपी क्या है, ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अब देखिए स्पीच थेरेपी में जो है हमारे पास काफ़ी मतलब वो है ना, मतलब ये है काफ़ी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बोल चाल ही हो, हमारे पास जो है सुनने के बच्चे आते हैं, बोल चाल वाले आ जाते हैं, कोई वॉइस डिसऑर्डर वाले आ जाते हैं, जो आर्टिकुलेशन एरर्स हैं, मतलब जिन लोगों का तोतलापन होता है वो आ जाते हैं, स्टैमरिंग वाले आ जाते हैं, मतलब कि जो बच्चे जो है हरखला के बात कर रहे होते हैं, हम लोग उन बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और हम लोग सेशन लेते हैं उनका प्रॉपर। बच्चा जो है उसको अवेयरनेस नहीं है, माओं को अवेयरनेस नहीं है जहाँ तक। जी जी, कितनी मदद हमारे पास ऐसी आती हैं, वो ये बोलती हैं कि बच्चा बात नहीं कर रहा, तो अब उसकी बड़ी ज़्यादा वजूहात ये होती हैं कि आजकल की जो मदर्स हैं वो बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं, ठीक है, तो बच्चा वो पूरा दिन उस चीज़ को इतना ज़्यादा कॉप अप कर लेता है, इतना ज़्यादा उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है कि उसकी स्पीच भी चली जाती है, उसके बिहेवियर इशूज़ आ जाते हैं, हर चीज़ सोशल इंटैक्ट उसका ख़त्म हो जाता है। मैं चाहूँगा कि यही मैसेज आप कन्वे करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों तक अवेयरनेस जानी चाहिए, उन्हीं से मुखातिब हो जाए। जी जी, सबसे पहले जितनी भी पाकिस्तान की जितनी भी दुनिया में जितनी भी मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, तो उन सबको चाहिए कि जितने भी एंड्रॉयड्स वगैरह हैं, एज जितनी भी छोटे बच्चे की होगी उसको आप लोग उसको ख़त्म कर दें। अगर आपने एंड्रॉयड देना है तो मैक्सिमम दिन में एक और दें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम जितना बच्चे को एंड्रॉयड वगैरह देते हैं बच्चा सोशली चीज़ों से दूर हो जाता है, स्पीच से दूर हो जाता है, कम्युनिकेशन से दूर हो जाता है, स्टडी से दूर हो जाता है। अब डिले बच्चे स्पीच है, हमारे पास 7 ईयर 10 ईयर्स के बच्चे आते हैं और मदर्स बोल देती है हमारा बच्चा नहीं बोलता, तो सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन होता है, भाई कितना कार्टून्स देखता है, 8-9 घंटे देखता है, स्कूल नहीं भेजते, बच्चा जिद करता है, क्यों? क्योंकि भाई मोबाइल देखना है, खाना खाते हुए भी मोबाइल, हर चीज़ के लिए मोबाइल है। तो यही कहना चाहूँगी कि अपने मोबाइल को कम कर दें, हर चीज़ को एंड्रॉयड को अपने घर से कम कर दें, जितना हो सके कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करें, स्टडीज़ में स्ट्रॉन्ग करें। अगर एंड्रॉयड रखना है, बच्चा जिद कर रहा है, तो आधा घंटा मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा नहीं। एक्चुअली हमारे पास पेशेंट है, डिलेड स्पीच ज़्यादातर यूज़ हुआ, इन्होंने गैजेट यूज़ किए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया, जिसकी वजह से ये बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, हेयरिंग इनकी बिल्कुल ठीक है, बाकी इनका सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस बच्ची ने जो टाइम इनका एक्सप्लोरिंग का था, जो टाइम इनके सीखने का था, एनवायरनमेंट के साथ इसका इंटरेक्ट करने का था, वो टाइम इन्होंने गैजेट्स पे लगाए। एंड में हमारे पास रिजल्ट ये आता है कि ज़्यादा यूज़, उसके बाद हमारे पास ये आता है कि बच्चे अक्सर जो हैं वो उनकी स्पीच चली जाती है या उनकी और एक्टिविटीज़ जो उनको सोशल एक्टिविटीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, उनका इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि जब उसके बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह खेल ना सकें, बोल ना सकें या चल ना सकें। एक माँ, उसके 2 बच्चे, ये फ़िज़ा और ये मुईज़, क्या प्रॉब्लम फ़िज़ा और मुईज़ के? एक्चुअली फ़िज़ा का तो स्पीच डिले है, इसने बहुत ज़्यादा मोबाइल बहुत यूज़ किया, और ये मेरा दूसरा बेटा अब्दुल मोइज़ जो है ये ऑटिज़म है इसको, तो इसने इसको बहुत ज़्यादा कॉपी किया। तो ऑटिज़म तो बेसिकली एक जेनेटिक्स बीमारी है ना, जेनेटिकली बीमारी है, बच्चा पैदाइशी तौर पे ही मतलब कि उसको ऑटिज़म होता है। ऑटिज़म की निशानी यही होती है कि बच्चा 2 साल तक बिल्कुल उसके माइलस्टोन्स बिल्कुल डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल होती है और अचानक रिग्रेशन आना शुरू हो जाती है उसमें। इस हॉस्पिटल में जब आप निरम में लाए, ट्रीटमेंट से कितना फ़ायदा पहुँचा? अभी तो मुझे रिसेंटली मतलब कि 1 वीक हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। स्पीच थेरेपी से बहुत ज़्यादा बच्चों में फ़र्क पड़ता है और बहुत बेहतरी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह।
स्पीच थेरापी का जो सेक्शन है उसकी हेड हैं डॉक्टर सदफ। डॉक्टर साहब, दिन में कितना पेशेंट आपके पास आ जाता है, और ख़ास तौर पे जो है हम देखना चाहेंगे किस तरह के बच्चे ज़्यादातर पेशेंट थेरापी के हवाले से किस तरह ट्रीटमेंट से कितना फ़ायदा पहुंचता है? पेशेंट्स कितने आ जाते हैं ये तो डिपेंड करता है। अगर हमारा ओपीडी होता है तो हमारे 60 से लेकर 80 पेशेंट्स तक आते हैं, जिनको हम फॉलोअप भी देते हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्योंकि वॉलंटियर्स और इंटर्नशिप और स्टूडेंट्स होते हैं तो हम बहुत सारे पेशेंट्स को केटर करते हैं। तो नॉर्मल डेज़ में हमारे 20 to 30 ऑलमोस्ट पेशेंट्स आते हैं। तो बाकी हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं स्पीच थेरेपी का। और दूसरा जो आप पूछें किस तरह के पेशेंट्स कितनी एज के आते हैं, हमारे पास सारी एजेस के पेशेंट्स आते हैं, प्री मैच्योर बर्थ से लेके और ओल्ड एज तक के सारे पेशेंट्स। जिनको फालिज होता है वो भी आते हैं, जिनके आवाज़ के मसले होते हैं, जिनका हकलाहट का मसला होता है, जिनका तोतलापन होता है। आजकल एक बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा मोबाइल और स्क्रीन और टैब्स यूज़ करने की वजह से स्पीच डिले और डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। नाजरीन, आज हम आपको लाए थे निरम हॉस्पिटल में। हमने आपको पेशेंट दिखाए, उनका ट्रीटमेंट दिखाया, मुख्तलिफ शोबे दिखाए, किस तरह इलाज होता है, एहतियाती तदाबीर क्या है, ये सब कुछ आपने देखा। अब हम आए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाइस्ता हबीबुल्लाह के पास। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, ऐसा है? हमारा हॉस्पिटल जब शुरू हुआ था तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन के तहत था। अब उसका नतीजा ये था कि लोग ये समझते थे कि शायद ये भी कोई स्पेशल एजुकेशन सेंटर है। सन 2005 में जब ज़लज़ला आया तो ज़लज़ले के बाद हमारे पास मरीज़ आने शुरू हुए और थ्रू वर्ड ऑफ माउथ लोगों तक ये बात पहुंची कि जी ये अस्पताल है जहाँ पे लॉन्ग टर्म केयर दी जाती है। इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान बैतुल माल का जो रोल है, पिवटल रोल है। मैं कहूँगी कि हमारे किसी भी मरीज़ को आज तक बैतुल माल ने टर्न डाउन नहीं किया। कई लाख के उनके जो जॉइंट्स हैं, कई लाख के उनके जो इम्प्लांट्स हैं, वो बैतुल माल दिल खोल के देता है। यहाँ पे भी हमने देखा कि ज़्यादातर वो लोग हैं जो होपलेस हैं, गरीब हैं, दूर दराज के, तो उनके लिए हुकूमत की तरफ से फोकस हो रहा है आपके इदारे पर? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल फोकस हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल के साथ आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़ा प्लॉट है, 4160 मुरब्बा गज़ का, जो कि हमें हुकूमत ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के तहत वो हमें दिया गया है। और टू दी एक्सटेंट के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दरमियान की गली है ये भी ख़त्म आप कर दें, ये बिल्कुल एक ही अस्पताल बन जाए, पूरी एक ही बिल्डिंग बने। उसमें बिल्डिंग बनाने के लिए अब PC2 खोला है PWD ने, और बहुत अच्छे फर्म्स आई हैं सामने, और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उस पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी जो कि हमारे यहाँ पे जो स्पेस की कमी है उसको पूरा करेगी। एंड वी आर 100% श्योर कि वहाँ पे ऐसी बेहतरीन एक इस्टेब्लिशमेंट बनेगी कि जो कि ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र होगी। एक और डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप मैसेज भी कन्वे करें उन लोगों के लिए जो अभी तक ज़रूरत है उनको, लेकिन इस हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाए, वो आएँ और यहाँ पे बच्चों का इलाज करें। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तमाम वालिदैन, ऐसे तमाम घर जहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा मौजूद है या बड़ा मौजूद है, बड़ों को भी जैसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, फॉलेज के अटैक्स हो जाते हैं, जो उन्हें माजूरी की तरफ लेके जा रहा है, मेरी ऐसे तमाम पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि प्लीज़ अपने घरों में ना बैठें। आप लोगों के लिए सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप उन सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए। ये हुकूमत जो कुछ कर रही है वो आपके लिए कर रही है। बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मकसद क्या था? ये बच्चा जो स्पेशल पर्सन है, जो हाथ पांव से माजूर है या फिर किसी और बीमारी का शिकार है, ये अल्लाह की तरफ से रहमत बन के आया है, आपकी निजात का ज़रिया है, लेकिन इसको इलाज की ज़रूरत भी है। हमने देखा, हमने सुना, हमने पढ़ा, हमने रिसर्च की कि अब भी एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को या उन बच्चों को, उन लोगों को जिनको इलाज की ज़रूरत है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। क्यों नहीं पहुँच पाए? उसकी वजह अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मालूम नहीं इन इदारों का। इसीलिए हमने इस इदारे को फोकस किया
وزیر اعظم پاکستان کی خواہش ہے، حکومت کی خواہش ہے، انسانیت کی خواہش ہے کہ ان بچوں کو، ان لوگوں کو چھپائیں مت، ان کو ہاسپٹل میں لائیں، ٹریٹمنٹ ممکن ہے۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، دور دراز تک اور دیگر ممالک میں بھی پاکستان کے علاوہ دیکھا جاتا ہے۔ میری آواز آپ کی آواز ہے۔ آئیے ناظرین، وہ ادارے، وہ مخیر حضرات، وہ باخبر میڈیا سب آج سے کاوش کریں کہ وہ بچے جن کو اس ہاسپٹل کی ضرورت ہے اس تک میسج پہنچائیں۔ اگر ایسے بچے نظر آئیں ان کو یہاں تک لائیں، علاج کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ یہی انسانیت کا تقاضا ہے، یہی وقت کا تقاضا ہے، اور اسی تقاضے کے لیے آپ نے کل سے نہیں آج سے سوچنا ہے کہ ہم نے ان کو یہاں تک لانا ہے، ان کا علاج کرا کے پاکستان وہ خوبصورت پاکستان بنانا ہے جو قائد اعظم کا پاکستان، جو علامہ اقبال کا پاکستان، جو وزیر اعظم پاکستان کی خواہش کا پاکستان ہے۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد